आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में। यहाँ पर हम देख लेते हैं, समय जो है आपका 3 घंटे 15 मिनट का है और पूर्णांक जो है ये 100 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको नोट में देखने के लिए मिल जाएगा, नोट को आप जरूर देखिएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और निर्देश में क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा गया है, खंड आ और खंड बा में, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं खंड का की शुरुआत। यहाँ पर खंड का और खा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। खंड का में क्या हो जाएगा, आचरण की सभ्यता। पहला प्रश्न होगा, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। आचरण की जो सभ्यता निबंध है इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको विकल्प मिल जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर संपूर्णानंद। और इन सभी प्रश्नों के मैं हल भी आपको बता दूंगा, यानी इन सभी का सॉल्व पेपर भी बाद में अपलोड कर दिया जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है। बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है। इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न होगा, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। प्रेमचंद्र, अमृत राय, यशपाल या फिर जैनेन्द्र। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर दूसरे का हम देख लेते हैं, का में क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। और यहाँ पर विकल्प आप देखेंगे, सभी विकल्पों को अगर हम बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप वीडियो को रोक कर भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन हैं। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद, रश्मिरथी किस कोट की रचना है। और उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा, बादल को घिरते देखा रचना किसकी है, ये आपको बताना है। और यहाँ से ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे सारे जो हैं 1-1 नंबर के थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से 3 नंबर की शुरुआत हो जाएगी। प्रश्न के दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो है प्रश्न 10 नंबर का है, इम्पोर्टेंट है। क्या हो जाएगा, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसके जो नीचे जो उत्तर दिए गए हैं, इन जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर आपको देने हैं। इस पूरे पैराग्राफ को यानी इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहला जो पाठ क्या है, पहला जो प्रश्न है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। इम्पोर्टेंट है, अगर आपने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि ये गद्यांश किस पाठ का है, उसका नाम क्या है उस पाठ का, और उसके लेखक कौन है, ये याद होना चाहिए आपको। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो ये रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है आपको। और राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है, और समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। अथवा में आपको एक प्रश्न दिया गया है, आप चाहे तो ये कर सकते हैं, इसके अलावा जो अथवा में दिया गया है उसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, कहते हैं, ये वाला आप देखेंगे गद्यांश को, और यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी ये 2 प्रश्न लगभग जो आपका गद्यांश होता है यहाँ से पूछे ही जाते हैं। पहला पाठ के लेखक यानी गद्यांश के लेखक और उसका पाठ का नाम, और रेखांकित अंश की व्याख्या, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी जो 3 प्रश्न होंगे ये गद्यांश से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी अगर आपने जो पूरा पाठ है ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आप आसानी से अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं, चौथा प्रश्न यहाँ से हो जाएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का होगा।
यहाँ पर एक आपको पद्यांश मिल जाएगा, इसके उत्तर आपको नीचे देने हैं। और इस पद्यांश के बाद आगे एक और मिलेगा आपको, अथवा में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अथवा में जो नीचे दिया गया है इसे आप हल कर सकते हैं, ये वाला इसे आप हल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 5वां प्रश्न होगा, ये 5 नंबर का होगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। और मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया है, रचनाओं से संबंधित यानी जीवन परिचय से संबंधित मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसे आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका ये प्रश्न कभी नहीं छूटेगा। यहाँ पर मैंने जो बताए हैं वहाँ पर निश्चित तौर पर वो आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। हम आगे देख लेते हैं। ख नंबर पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द की है। और यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न ये भी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद या फिर सच्चिदानंद हीरानंद, वत्स्यायन अज्ञे, इनमें से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर पंचलाइट अथवा ध्रुवतारा कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है और ये भी 5 नंबर का प्रश्न होगा। अथवा में सारे शब्द होंगे, ये प्रश्न भी अथवा में है। अथवा क्या हो जाएगा, बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भी 5 नंबर का प्रश्न होगा। यहाँ पर अथवा में दिया गया है, आपका जो भी खंड काव्य होगा यहाँ से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा ऊपर और दूसरा अथवा करके एक प्रश्न आपको दिया रहेगा, उसमें से कोई भी प्रश्न एक जो है आप हल करेंगे। सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक लिखे या फिर सत्य की जीत के आधार पर धृष्ट राष्ट्र का, ये बहुत कठिन शब्द है, मैं इसे कई बार पढ़ने का प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन जब इसे हम जल्दबाजी में बोलते हैं तो ये गलत हो ही जाता है। कई बार मैंने इसे क्लास में पढ़ाते समय भी गलत किया है, तो इसको आप नज़रअंदाज करेंगे। क्या हो जाएगा, धृत राष्ट्र का चरित्र चित्रण करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर रसमृथि के खंड काव्य के कथानक लिखेंगे या फिर रसमृथि के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आलोक व्रत खंड काव्य में सत्य अहिंसा का सुंदर समन्वय है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा आलोक व्रत खंड काव्य का नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए अथवा त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। और श्रवण कुमार खंड काव्य में दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की कथावस्तु पर विचार कीजिए। उसके बाद यहाँ से खा की शुरुआत हो जाएगी, यानी खंड खा की 7 नंबर का पहला प्रश्न होगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत में एक गद्यांश दिया गया है, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा करके भी दिया गया है, आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। और खा में आपको दिया गया है, ये 7 नंबर का प्रश्न होगा, ये पद्यांश दिया गया है, इसको भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद यहाँ पर 9वां प्रश्न आपको दिया गया है, ये 2 नंबर का प्रश्न होगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जले पर नमक छिड़कना, आँख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, हवा से बातें करना। इम्पोर्टेंट है ये सारे। और आगे देख लेते हैं 10 में क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न होगा, का में निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। निसंदेह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, या स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे। और यहाँ से खंड जो खा है ये शुरुआत हो जाएगी और ये भी 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। आत्मान्य शब्द में आत्मान्य क्या हो जाएगा, आत्मान्य शब्द में विभक्ति और वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। इन सभी के मैं उत्तर आपको बाद में बता दूंगा। इन सभी को आप अपनी बुक से ढूंढ के सही लिखिएगा। जानते हैं इससे निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। जब आप ढूंढ कर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे जो आपको ना चाहते हुए भी तैयार हो जाएंगे, जो आपकी अगली परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसीलिए मैं अभी इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं बता रहा हूं। और आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, इसमें से उत्तर देंगे। और 11वां प्रश्न होगा,
निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम अभिराम, और इसके बाद क्या हो जाएगा, विहंग, क्या होगा, विहग विहंग, बालक और पक्षी और बालक तोता, इसमें से आपको बताना है। और खा में क्या होगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। शिखा, पूत, पक्ष, कांड। यहाँ पे 2 नंबर का यह प्रश्न होगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। खा की शुरुआत हो जाएगी, यहाँ पर गा नंबर प्रश्न होगा। रास्ता दिखाने वाला, ये आपको बताना है। यहाँ पर एक शब्द का चयन करना है, एक सही शब्द का, जिसका कोई अंत ना होगा। क्या इसका सही उत्तर होगा, ये आपको बताना है। इन सभी को मैं आपको बता दूंगा आगे। घा में क्या होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, इनमें आपको शुद्ध करके लिखना है। और आगे हम देख लेते हैं। 12 का नंबर होगा, श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न होगा। यमक अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना है आपको। और चौपाई छंद अथवा सोरठा छंद की मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखना है। उसके बाद ऋण शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदक पत्र लिखिए। 4 नंबर ये हो जाएगा। 6 नंबर का, अथवा नगर में अतिक्रमण की समस्या हेतु समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। और उसके बाद अंतिम जो प्रश्न होगा ये 9 नंबर का होगा। यहाँ आपको निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। आपको निबंध के टॉपिक दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्याएं एवं समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये प्रश्न पत्र था 12वीं का, यानी कक्षा 12 का हिंदी का प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र आप एक बार हल करेंगे तो निश्चित ही इसका लाभ आपको मिलेगा। मेरी सलाह यही रहेगी कि इसे आप एक बार स्वयं से जरूर हल करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।